नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएस क्लासेस में। तो जैसा कि ये बता दूं साथियों, मैं वीडियो लेके आऊं क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। क्या है चैप्टर? आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या लेके आऊं आपको, आनुवंशिकता एवं जैव विकास से 5 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए, इसकी खोज कब और किसने की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखें, लक्षण प्ररूप तथा जीन प्ररूप में अंतर क्या है। ठीक है। तीसरा क्या है, समय युग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर जानेंगे। चौथा क्या है, समजात तथा समरूप अंगों के उदाहरण देकर समझेंगे। ठीक है। पांचवा क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। तो चलिए समय को न गंवाते हुए हम इन 5 क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए, इसकी खोज कब और किसने की। तो क्या आनुवंशिकता क्या है जानते हैं, कुछ ऐसे लक्षण जो सभी जीवों में होते हैं, जो अपने क्या जनकों से प्राप्त होते हैं, यानी अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जैसा कि कहा जाए तो पहले हमारे माता पिता में जो दिक्कतें होती है वो हम में आ जाती है और हमसे हमारी संतानों में चली जाती है, उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है। जैसे कि गाय का संतान गाय ही रहेगा, हाथी का संतान हाथी ही रहेगा, मनुष्य की संतान मनुष्य रहेगी। तो इसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। चलिए आइए जानते हैं क्वेश्चन। आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए, इसकी खोज कब और किसने की। तो कुछ ऐसे लक्षण जो सभी जीवों में होते हैं, जो उन्हें अपने जनकों से प्राप्त होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, इन लक्षणों को आनुवंशिकता लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक जीव से दूसरे जीव में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। इसी कारण मनुष्य की संतान मनुष्य, बंदर की संतान बंदर और गाय की संतान गाय तथा हाथी की संतान सदैव हाथी ही रहती है। विज्ञान की उस शाखा को जिसमें आनुवंशिकता लक्षणों के माता पिता से संतान में आने की रीतियों का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 में की थी। तो इसका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या पूछ सकता है इसमें, आनुवंशिकता क्या है, इसकी खोज कब और किसने की। तो आप सिंपली लिख सकते हैं इसमें, इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 में की थी। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए साथियों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लक्षण प्ररूप तथा जीन प्ररूप में अंतर कीजिए। कभी कभी क्या होता है, घुमा के भी पूछ लेता क्वेश्चन। क्या पूछ लेता है, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर लिखिए, ऐसे भी पूछ लेता है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। जीनोटाइप या जीन प्ररूप क्या है? आकारिक लक्षण में जीव क्या होता है, चाहे जैसे हो, उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना को जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसे हो, उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना को जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिनोटाइप या लक्षणी प्ररूपी क्या है? फिनोटाइप या लक्षणी प्ररूपी जीन किसी भी प्रकार के हो, उसमें बाह्य रूप में समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा हो। क्या होता है, जीन किसी भी प्रकार का हो, उसमें यदि बाह्य रूप या समान लक्षण, एक जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं या उसका प्रभाव आपको प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, तो उसे लक्षणी प्ररूप या फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर कीजिए। ठीक है।
और ये अंतर हम लोग देखेंगे एकदम आसान भाषा में, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में अंतर। ठीक है, एक साइड है हमारा समयुग्मजी और दूसरी साइड है विषमयुग्मजी। ठीक है, और ये समयुग्मजी का हम लोग पहला देखेंगे। क्या है, किसी युग्मज में जब एक लक्षण के दोनों कारक जीन एक जैसे अर्थात दोनों प्रभावी अथवा दोनों अप्रभावी हो तो इस लक्षण के लिए पौधा या कोशिका समयुग्मजी होता है। क्या होता है, अगर इसमें दोनों प्रभावी हैं तो दोनों प्रभावी होंगे और अप्रभावी हैं तो अप्रभावी होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए विषम युग्मज में पहला क्या है, किसी युग्मज में जब एक लक्षण के दोनों कारकों में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी हो तो इस लक्षण के लिए पौधा या कोशिका विषम युग्मजी होता है। क्या पढ़े आपने, समयुग्मजी में अगर प्रभावी होगा तो दोनों प्रभावी और अप्रभावी होगा तो अप्रभावी, और विषम युग्मजी में क्या है, अगर एक प्रभावी है तो दूसरा अप्रभावी होगा। बस यही अंतर है। ठीक है, आइए देखते हैं समयुग्मजी का दूसरा नंबर क्या है अंतर। ठीक है, यह क्या होता है, यह लक्षण शुद्ध होता है। समयुग्मजी में अंतर दूसरा नंबर क्या होता है, यह लक्षण शुद्ध होता है। और विषम युग्मजी में क्या होता है दूसरा नंबर अंतर, यह लक्षण संकर होता है। क्या होता है, यह लक्षण संकर होता है। चलिए अगला चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। आइए साथियों चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देके लिखिए या समझाइए। ठीक है, क्या है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देके समझाइए। तो हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग क्या बनाएंगे, समजात अंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे समजात अंग। उसमें लिखेंगे क्या, उन अंगों को जो अलग अलग स्पीसीज के जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना में एक समान है, उसे समजात अंग कहते हैं। क्या है साथियों, उन अंगों को जो अलग अलग स्पीसीज के जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना में एक समान है, उसे समजात अंग कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए। आइए उदाहरण क्या है, उदाहरण के लिए पक्षी के पंख तथा मनुष्य का हाथ दोनों ही रूपांतरित अग्रपाद होता है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग बनाएंगे समरूप अंग। किसकी, समरूप अंग ये। ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे, ऐसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक सामान्य कार्य करते हैं परंतु उनकी आधारभूत संरचना समान नहीं होती। क्या होता है साथियों, ऐसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक सामान्य कार्य करते हैं परंतु उनकी आधारभूत संरचना समान नहीं होती, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण के लिए हमने दिया तितली के पंख और कबूतर के पंख। ठीक है, क्या है, तितली के पंख और कबूतर के पंख दोनों ही उड़ने का कार्य करते हैं। क्या होता है, तितली के पंख और कबूतर के पंख उड़ने के कार्य करते हैं। ठीक है, परंतु कबूतर के पंख में हड्डियां होती हैं और तितली के पंख में हड्डियां नहीं होती है। ठीक है, आइए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा क्वेश्चन में बताता हूं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के दाने को क्यों चुना। ठीक है, तो ये आंसर देखते हैं हम लोग। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि मटर कम समय में ही उगने वाला पौधा है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है। क्या है, मटर कम समय में ही उगने वाला पौधा है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है तथा इसमें स्वपरागण में के फलस्वरूप अनेक बीज बनाने की क्षमता होती है। क्या है, इसमें स्वपरागण के फलस्वरूप अनेक बीज बनाने की क्षमता होती है। आइए दूसरा देखते हैं। मटर में विभिन्न विभिन्न लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती हैं तथा ये विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी सामान्य प्रजनन क्षमता रखती है। क्या होता है इसमें, जैसे कि मटर विभिन्न विभिन्न लक्षणों वाली प्रजातियां होती हैं और ये किसी भी मौसम में, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, ये उसी के समान ये अपना प्रजनन क्षमता रखती है। ठीक है, आई होप साथियों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मैंने 5 क्वेश्चन आपको पढ़ाए, 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से रेडी कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आप इसको आसानी से फोड़ सको। और हम अगला वीडियो जल्द ही लेके आएंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।